पहले तो ये भी पॉइंट उठता था कि आपकी एज, आप कर अच्छा। पाएंगे आप नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट सफलता के सफर के एपिसोड नंबर 2 में। आज हम बात करेंगे दो दोस्तों की बिजनेस जर्नी की और वुमेन सेफ्टी की। आज हमारे साथ हैं पैंथर इन्फो हब के फाउंडर एंड को फाउंडर मिस्टर अभय एंड अभिषेक। तो चलिए जानते हैं इनसे इनकी जर्नी के बारे में। तो अभय एंड अभिषेक, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद डीजेडी और कार आपका कि आपने इनवाइट करा हमें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने उस हिसाब हमें समझा कि हम इस पॉडकास्ट में आके हम अपनी सफलता का सफर आपके साथ शेयर कर पाए। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे पॉडकास्ट में अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम जानते हैं कुछ आपकी जर्नी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पर्सनल इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के बारे में कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड स्टार्टिंग से कैसा रहा एंड आपने कैसे सीखा आईटी के बारे में, ये जो भी आप सॉफ्टवेयर के बारे में, कैसे आपकी जर्नी रही। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से एक छोटी सी अपनी जर्नी बताऊं। मैं एक नगरे से, मेरा स्कूल है नगरे में, राइजिंग फ्लावर, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। यूपी बोर्ड स्कूल है। वहाँ पे मैं एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट तो नहीं था, लेकिन हाँ एक इंटरेस्ट था। तो शुरू से उस फील्ड में आईओटी में और कंप्यूटर में इंटरेस्ट था। तो मैंने स्कूलिंग अपनी नर्सरी से लेके 12th तक राइजिंग फ्लावर से की। जब स्कूल में थे उसी टाइम कुछ स्कूल में नेशनल साइंस कांग्रेस में पहली बार स्कूल को प्रेजेंट किया। ऑन लिटरेसी गए थे, वहाँ पे प्रेजेंट किया। उधर पे थोड़ा रिकॉग्नाइजेशन मिला। हमारा प्रोजेक्ट मैंने पहले अपना एक एलपीजी लीकेज डिटेक्टर सेंसर वहाँ प्रेजेंट किया था, जिसको लेके वहाँ अप्रिसिएशन मिला। फिर उसके बाद नगर निगम से भी उस प्रोजेक्ट को लेके मैं बहुत अप्रिसिएशन मिला था। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। मेरा शुरू से इंटरेस्ट था कोडिंग वगैरह में, गेम। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, हम जिस एरिया से बिलोंग करते, जैसे हम झांसी हुआ, टियर 3 सिटीज, यहाँ पे शायद उतना डेवलपमेंट उन चीजों का नहीं। अब तो फिर भी बहुत चीजें डेवलप हो चुकी। लोगों को पता है कोविड के बाद सिर्फ से व्हाइट हेड जूनियर, तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पता चला कि कोडिंग भी कुछ है और कोडिंग भी आगे चले कोई फ्यूचर है। वरना हमें पता कब चलती थी ये सब बातें कि जब हम ग्रेजुएशन में जाते थे। हमने ग्रेजुएशन भी कर ली तब हमें पता चलता था एग्जैक्टली अब हमें कुछ ये भी चीज है कि जिससे हम एक सोर्स ऑफ इनकम या कोई रेवेन्यू जनरेट कर सकते। उस टाइम कुछ इतना नहीं पता था। तो सिर्फ इतना पता था कि हाँ ऐप वगैरह कुछ होते हैं, गेम वगैरह कुछ बनते हैं, अगर हम इन्हें बनाए प्ले स्टोर पे डालेंगे तो हमें अच्छा अमाउंट मिलता। शुरू से एक इंटरेस्ट था कि हाँ कुछ ना कुछ अपना पॉकेट मनी खुद से निकाले, है ना। फैमिली ऐसा नहीं कि हम लोग मिडिल क्लास से, ऐसा भी नहीं बोलूंगा, बिल्कुल लोअर क्लास फैमिलीज से, हमें कुछ वो चीज नहीं। लेकिन एक ऐसा होता ना कि खुद में एक वो होता है कि हम खुद की अपनी पॉकेट मनी खुद जनरेट करें। कॉलेज टाइम में भी, स्कूल टाइम में और ये जो आप बता रहे हैं कौन सी क्लास की बात है? ये 8th क्लास की बात है। अच्छा, जब हमने पहली बार डिसाइड किया कि हाँ हम कुछ भी करें, तो मेरा दोस्त था कृष्णा, दोनों ने साथ में एक चीज वो करी थी कि हम एक ऐप वगैरह फिर डिजाइन करके, तो हम लोगों ने प्ले स्टोर पे अपना पहला ऐप डालने के लिए, जब हम गूगल प्ले कंसोल पे अकाउंट बनाते हैं तो हमें $25 का एक अमाउंट पे करना पड़ता है गूगल डेवलपर अकाउंट के लिए, जहाँ हम अपना पे करना पड़ता है। हाँ, जहाँ हम अपने ऐप डाल पाए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो पोस्ट करते हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते फ्री, लेकिन आप जब कोई प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं तो आपको एक गूगल डेवलपर कंसोल का अकाउंट लगता है, जिसके लिए $25 का एक अमाउंट चाहिए था। उस टाइम शायद फैमिली को भी नहीं पता था कि मैं इन चीजों में करता हूँ। तो मैं अपनी दादी से बोला था, तो दादी ने मुझे $25 के लिए जो दे दिया, तो समथिंग वो 1800-1900 रुपए होता था उस टाइम। ये 8th के टाइम की बात है। तो मैंने अपना पहला ऐप डाला था, गेम ही था एक तरीके, वर्ड सर्च 2019 नाम से, अभी भी गूगल पे हो। और कुछ गेम्स वगैरह मैंने बनाए जिसपे मैं एड्स लगाता था, एडमोब पे। वहां से मैं रेवेन्यू जनरेट करता था। तो रेवेन्यू हुआ, लेकिन गूगल की एक पॉलिसी थी कि अंडर 18s आर नॉट अलाउड इन दिस। ठीक है, तो उस टाइम इतनी नॉलेज भी नहीं थी, बस करते गए, है ना। कुछ हमने उसमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी। हमने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम अपनी चीज पूरा इस पॉडकास्ट में हम चाहेंगे हम सब कुछ बताएं, जो चीज हमने फेस करी या फिर जो चीज गलती हमसे रही वो कोई और ना करे उस टाइम। तो हमें इतना पता नहीं था, तो हम VPN लगा के, जैसे अभी भी CPM वगैरह जो यहाँ पे मिलता है, कॉस्ट पर क्लिक वगैरह, CPC, तो इंडिया में थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू साउथ एशिया वाली कंट्रीज में, US वगैरह में ज्यादा है। तो हम क्या करते थे कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बता रहा हूँ ये चीज, शायद मुझे नहीं बताना चाहिए, बाद में चाहे रिग्रेट हो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन होता क्या है कि हाँ, तो उसमें हम एड्स लगा के, हम VPN के थ्रू हम क्लिक करके वहां से रेवेन्यू जनरेट करता। हमारा अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ था। $150-200 पे हमने एडमोब अकाउंट में कलेक्ट कर लिए थे। अब जब हमें उन्हें विड्रॉल करने का टाइम आया तो मुझे पता चला कि शायद अंडर 18 इस चीज में अलाउ नहीं है। तो मैंने उसमें अपने फादर की ID लगाई थी वेरिफिकेशन के लिए, है ना, बैंक अकाउंट और ID, और उसमें एक्चुअल नाम मेरा था। तो हम वेरिफिकेशन में आ गए थे, तो फिर हमारा एडमोब सस्पेंड हो गया था, लेकिन प्ले कंसोल पे हमारा अकाउंट अभी भी था। तो हमने ऐप वगैरह अपलोड करना शुरू।
फिर धीरे धीरे हमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट ही हमने प्रेजेंट किया कि हमें स्कूल की वेबसाइट के लिए हमें बताया गया। स्कूल वालों ने बोला कि आप कुछ हमारी वेबसाइट वगैरह डिजाइन करो, क्योंकि स्कूल में पता चल चुका था कोई स्कूल का लड़का है जो ये सब चीजों में इंटरेस्ट रखता है, ये सब चीजें करता है। अच्छा, ये 9-10 की बात है। तो हमने बराबर स्कूल का हमने वेबसाइट डिजाइन किया, हमें उधर से अच्छा अमाउंट मिला था। हमारा पहला सपोर्ट हमारे स्कूल ही ने किया इन चीजों में, आपको बताऊं डायरेक्टली। और फिर उसके बाद मैंने स्कूल को एक सॉफ्टवेयर भी दिया था, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। पहले इनिशियल हमने स्टार्टिंग अपनी ERP सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर से की थी, जो हम PHP पे बनाते थे। धीरे धीरे करके हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बिलिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इस बीच हम अभिषेक से मिले। अभिषेक हमारा म्यूचुअल फ्रेंड, मतलब कृष्णा का फ्रेंड था। अभिषेक उस टाइम हैदराबाद से आए थे, है ना, तो हम लोग मिलते थे, तो शाम के बैठना वगैरह चलता रहता था। तो धीरे धीरे करके और आइडियाज वगैरह, तो उसी बीच सुरक्षा कवच के बारे में भी आया, जो अभी हम लोग एक्चुअल पे पैंथर इन्फो जैसे उस पर काम कर रही थी। तो हमने जब ऐप वगैरह करने लगे थे तो हमें समझ में आ गया था कि अब हम किसी से काम उठा रहे हैं तो हम गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से चले। तो हमने GST अपनी रजिस्टर्ड कर ली थी, नेम एज पैंथर इंडिया, जो हमने झांसी से रजिस्टर्ड करी थी। तो हम उस पर काम करने लगे थे। अब धीरे धीरे करके जब चीजें बढ़ने लगी, एक्सपेंड, तो हमने इन द ईयर 2021 हमने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करी मुंबई से, नेम एज पैंथर इन्फो प्राइवेट लिमिटेड, जिसपे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। जो पेरेंटल कंपनी है सुरक्षा कवच की, जिसके अंडर सुरक्षा कवच और जो अभी ERP सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर, जो सारे पैंथर हम लोग करते हैं उसमें। धीरे धीरे करके चीजें बढ़ती गई। अब जब अभिषेक मिले तो फिर हमें और आइडियाज आए, तो हम लोग फिर उस टाइम पे वुमेन सेफ्टी पे काम करना शुरू किया। बाकी चीजें अभिषेक आपको बताएगा। तो अब है, ये तो थी अभी तक आपकी जर्नी की, आपकी कोडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपको कैसे इंटरेस्ट आया कोडिंग में। एंड हम अभिषेक से जानना चाहेंगे कि उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। बेसिकली हम बॉर्न एंड बॉट अप झांसी में ही है। 2013-14 के टाइम पे हम हैदराबाद चले गए थे, तो हमारा 7-8 साल का जो टाइम पीरियड था वो हैदराबाद में ही था। पापा हैदराबाद डिवीजन में पहले, मतलब उनकी पहली पोस्टिंग वही हुई थी हैदराबाद डिवीजन में। फिर उसके बाद कोविड के टाइम पे पापा का ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर हुआ था, उसके बाद हम यहाँ से आए। अब ऐसे हम मिले थे 2018 के आसपास ना, हाँ 2021 हाँ ऐसे कुछ मिले थे। हम एक्चुअली क्या, हैदराबाद का कल्चर ये है कि स्कूटी लेके जाओ, शॉर्ट्स पहनो, शर्ट पहनो। तो ऐसे हम गए थे कृष्णा से मिलने। अबे को जानते नहीं थे, कृष्णा से मिलने गए थे। कृष्णा के थ्रू फिर इससे मिले। तो फिर उसके बाद हम लोग ने, ये लोग ऑलरेडी बिजनेस में थे, हमारा इंटरेस्ट भी बिजनेस में था। फिर ऐसे करते करते, और एक इसकी बैक स्टोरी है कि हम जब हैदराबाद में रहते थे तो आउटस्कर्ट में एक अनौपचारिक गतिविधि हुई थी कि एक फीमेल अपने चर्च से लेट नाइट आ रही थी। शाम को कुछ प्रेयर वेयर होती है उन लोगों की, तो वहां से आ रही थी। तो वो एरिया अनडेवलप्ड है। अच्छा। तो आते आते उनके साथ कुछ जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया था। तो इस वजह से हमें एक आइडिया था कि इनके लिए कुछ तो करना है। फिर हमें बेस नहीं मिल रहा था कि हम शुरू कहाँ से करें। बस हमें विजन था कि हमें यहाँ से शुरू करना, ये करना है, लेकिन बेस नहीं मिल रहा था कि यहाँ से शुरू करना है। फिर आपे मिला हमें, उसने बताया कि हम इस चीज में काम कर रहे हैं। तो उसका टेक्निकल माइंड और मैनेजमेंट माइंड मिलके, और ऐसे ऐसे नए नए फीचर ऐड करते गए हम लोगों ने कम से कम इस चीज के ऊपर 1.5 साल चर्चा ही करी। अच्छा। कि ये चीज ऐड करेंगे, हाँ करना क्या है, ये चीज ऐड करेंगे। फिर किसी से मिले, ये चीज को, एक फीचर को लेकर उन्होंने कहा नहीं ये फीचर नहीं ला सकते आप क्योंकि ये गवर्नमेंट के विरुद्ध है। तो फिर और एनहांसिंग हुई, डेवलपिंग हुई, और करते करते अब एक सीरियस पॉइंट पे आया कि हमें यही करना है और ये फीचर्स है कोर। तो आप लोगों ने ये कैसे सोचा कि हम कुछ पैंथर इन्फो हब नाम से कुछ शुरुआत करते हैं, इसके बारे में आपने कैसे सोचा? पैंथर इन्फो की नाम के पीछे एक ऐसा है कि जब हमने 8th-9th के टाइम पे अपना वो किया कि हमें अब कुछ करना है, हमें फर्म अपनी करना है, मतलब प्रोजेक्ट्स में करने लगा था। हाँ जी। तो पापा के थ्रू एक नाम का सजेशन दिया गया। अब वो हमें नहीं पता पापा ने क्या वो नाम बोला था। अब वो पैंथर नाम बोला कि कुछ ऐसा, अब वो जब से पैंथर है तो आज वो पैंथर है, शायद अनंत काल तक वो पैंथर ही रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं वी आर पैंथर्स। राइट, यू आर पैंथर्स। ओके। सो जैसे आपने पैंथर इन्फो हब स्टार्ट किया, तो फिर उसके बाद आपने सोचा कि हम सुरक्षा कवच के ऊपर वर्क करते हैं, फिर सुरक्षा कवच पहले से प्लान था? बेसिकली इनिशियली क्या था कि हम लोग ERP सॉफ्टवेयर में डील करते थे, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर करते थे, किसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलपिंग करते थे उनकी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की। पहले हम ये करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि हमें बेस मिल गया कि हमें यही सब नहीं, इसी तक में लिमिटेशन नहीं रखनी अपनी, हमें और एक्सपैंड करना है, हमें ग्लोबल जाना है, हमें इंडिया वाइज पैन इंडिया जाना है। फिर हमें ये चीज मिली। बात एक ये भी थी कि जैसे इससे हम लोगों ने चालू किया, उस एज में हमें इतनी नॉलेज नहीं, हमारे मन में कुछ था कि हम वुमेन सेफ्टी को लेकर कुछ करना चाह रहे थे,
लेकिन जैसे जैसे अब हम लोगों ने मार्केट एक्सप्लोर करना शुरू किया, जब हमें ट्रिप्स लगने लगे कि हमें दिल्ली जाना पड़ रहा, धीरे धीरे चीजें समझने लगे, पता चला ऐसी कुछ, तो हमें पता चला कि एग्जैक्टली लूपहोल है क्या, प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और हम लोग कहाँ तक। एक बार ऐसा भी सीन हुआ कि जैसे हम लोग सीपी में जाते हैं, आप सीपी कभी दिल्ली गए होंगे, तो वो सीपी का सर्कल ही इतना बड़ा है कि अगर मुझे कोई सिचुएशन भी हो जाती है ना, मैं किसी अपने, पहला मेरे मन में एक यही आएगा कि कुछ भी प्रॉब्लम हुई या फिर उधर बहुत प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। आपको कभी कभी बहुत प्रॉब्लम, मतलब आप रात में उस एरिया में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उधर पे थोड़ा एनवायरनमेंट थोड़ा वैसा हो चुका है। तो मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि मैं किसी को कॉल करूं। अब मैं लेकिन कॉल करके उस व्यक्ति को जो मुझसे मिलने ही आ रहा था, मैं उसे कॉल करके प्रॉपर नहीं समझा पा रहा एग्जैक्टली मैं सीपी में हूँ कहाँ। मैं उसे ये तो बता रहा मैं सीपी सर्कल में हूँ, लेकिन मुझे समझा नहीं पा रहा मैं सीपी सर्कल में एग्जैक्टली हूँ कहाँ पर। तो मुझे ये चीज, अगर एट द टाइम कोई भी इमरजेंसी के टाइम पे मैं किसी को करता हूँ, मेरा पहला एक्शन, मैं अपने फैमिली मेंबर्स को प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेट ही ना कर पाऊँ, इतना मेरे पास टाइम है ही नहीं। ये सेकंड्स की बात है कि मैं किसी को प्रॉपर बता पाऊँ, तब वो एक टाइमली एक्शन ले पाए। तो फिर धीरे धीरे और चीजें पता, तब हमने सुरक्षा कवच फिर किया कि हाँ सुरक्षा कवच कुछ इस तरीके से काम करे कि प्रॉब्लम पब्लिकली ना हो, पब्लिक को ज्यादा चीजें फेस ना करना पड़े, बिल्कुल एकदम इजी कन्वीनियंट काम कर पाए आप लोग। और एक चीज ये भी थी कि अभी तक हम जितने भी पॉलिटिकल ऑफिशियल से मिले या ब्यूरोक्रेट से मिले या किसी से भी मिले, तो उनका रिस्पांस इस तरीके से रहा है कि अगर हम 10 लोगों से मिले, 10 में से 8 लोगों ने कहा यार ये चीज बहुत अच्छी है, ये चीज मार्केट में आनी चाहिए, किसी भी तरीके से आपको हमारी जिस तरीके से उपयोग करना उस तरीके से हमारा उपयोग करो, लेकिन ये चीज मार्केट में लाई। तो ये पॉजिटिव फीडबैक बहुत मिला हम लोग को, नेगेटिव मिला एक दो जगह, लेकिन उन्हें कौन माइंड करता है। अब जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ पे लोग नेगेटिव भी बोलते ही बोलते हैं। बेसिकली 80% हम लोग को पॉजिटिव रिव्यू ही मिले, बिल्कुल, और 20% नेगेटिव पे इतना फोकस होने का। पहले तो एक ये भी पॉइंट उठता था कि आपकी एज, आप अच्छा। कर पाएंगे आप नहीं कर पाएंगे, एक छोटा बच्चा, Age साइड is प्रोजेक्ट्स just a के लिए number. जाते थे। हाँ, वो तो है। मैं एक लड़के को रखे हुए था, Okay. लड़का मेरे डील करता था, सीनियर था वो मुझसे एज बहुत में बड़ा। आपसे बड़ा था। हाँ, अच्छा। तो शायद हम डील करने में हमें वैसे प्रॉब्लम नहीं होती थी आपने किसी को पिच फेस करने। लिया कि वो एक हाँ। एज, बड़ा एज का आपने फेस लिया, उसे सामने रखा इन माइंड आपका। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे चीजें पता चलती गई, लेकिन मार्केट की रियलिटी ऐसी है कि व्यक्ति शायद आपको देख के जज करेगा, आपके बैकग्राउंड देखेगा, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। आज कंपनी जब उस स्टेज पे आ चुके हम लोग, कंपनी में हाउस, उसकी हमारा एक्सपीरियंस बढ़ चुका, हमारा पोर्टफोलियो बढ़ चुका, तो व्यक्ति चाहे वह काम को ना देगा, पोर्टफोलियो देख के मैं जज करने लगा। तो आज हमारी पहचान पोर्टफोलियो से है हमारे, ना कि एग्जैक्टली कोई पर्सनल अचीवमेंट नहीं देखता, ना कुछ देखता, ना एज देखता। राइट, हम लोग की पहली पिच ही सेंट्रल लेवल पे थी। ओके, हम लोग की जो पहली पिच हुई थी वो सीधा सेंट्रल लेवल पे ही हुई थी। तो फिर वहां से कुछ चीजें अनाउंस हुई कि इस तरीके से हमें वर्डिंग रखनी है, इस तरीके से हमें ग्रीड करना है। तो ये सब चीजें हमें शुरू उस टाइम शायद फाइनेंसिंग मिलती है। एक 16-17 साल के हम लोग लड़कियों को पिच करने गए थे, और शायद लड़के ही लड़के हम लोग गए थे। उस टाइम इतना पता भी नहीं था एग्जैक्टली क्या कैसे पिच, सुबह सुबह रात की ट्रेन पकड़ी, सुबह सुबह दिल्ली पहुंचे, वहां बराबर पिच कर रहे हैं। अब कुछ सीन नहीं पता कि हमें प्रोफेशनल तरीके से कैसे। तो बहुत सी जगह हमें ऐसा भी सुनने मिला कि प्रोफेशनल होने के लिए ऐसे ऐसे, हम नाम तो नहीं लेंगे डायरेक्टली, हम कहाँ गए, हम किसी बड़े ऑफिशियल के पास ही गए थे, मिनिस्ट्री लेवल पे ही, वो हेड करते थे उस मिनिस्ट्री को। तो वहां से मैं सीधे सीधे बोल दिया, कहता है कि आप जब किसी मीटिंग पे जाओ ना, तो इतने एथिकेट साथ में होने चाहिए, एक लेटर लिख के लाओ, जब लेटर लिख जाए तो वहां आना, वरना सीधे जाओ। अच्छा, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि इतने छोटे छोटे बच्चे नहीं। इतनी बड़ी सोच रख रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात safety बोलूं, के लिए। यहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ता आप क्या छोटे, आप क्या करना चाह रहे हैं। पब्लिक को या फिर कोई भी व्यक्ति उसे ये लगता है कि हाँ आपका काम दिख जाए, वो काम एकदम रिलायबल हो। आपकी अर्ली स्टेज पे स्टार्टअप हो, आपको कोई साथ देने के लिए बैठा, आपको बस फीडबैक लेते जाओ, इंप्लीमेंट करते जाओ। एक टाइम बाद वो व्यक्ति खुद आप पे ट्रस्ट करने लगे, जब चीजें दिखने लगेगी। वो चीजें अगर आप पॉजिटिवली लेंगे तो आपकी एनहांसिंग होगी, अगर आप नेगेटिवली लेंगे उनका कुछ नहीं जाएगा, अपना ही जाएगा कि अपन डिमोटिवेट अगर इन होंगे। चीजों से हम डिमोटिवेट हो अगर जाएंगे उस टाइम हम उनसे बहस करते तो आज आप उनका यहाँ कुछ नहीं जाता, नहीं उनका कुछ नहीं जाता, फिर हमारा बहुत कुछ चला जाता। फिर लीगैलिटीज बहुत गंदी रहती है लोगों की। तो फिर कई बार ऐसा होता है कि जगह थोड़ी हाई अथॉरिटी है तो वो हमें बिल्कुल खराब करने के ऊपर तुल जाते हैं कि आपने क्या ये किया। चीज कई होती बार है ये कहीं चीजें- कि वो लोग ईगो पे ले लेते कि यार इनने कैसे बोल दिया, हम ये लेवल पे हम ये ओहदा रखते हैं, ये इनका ओहदा क्या है, तो वो चीज ईगो पे लग जाती है, फिर वो ईगो वाली चीज बहुत गंदी हो जाती है। मैं आपको बताऊं, जो पैंथर कंपनी है, पैंथर कंपनी ही पेशेंस पे टिकी। अच्छा, ये कंपनी ऐसी जिसके पास इतना पेशेंस है कि आप उसे 2 साल तक भी बोलो ना तो वो अपने प्रोजेक्ट पे शांति से, हम लोग इस प्रोजेक्ट पे 4 साल से काम कर रहे हैं। अब मैं आपको एक फीडबैक फॉर्म दिखा दूंगा ना, तो उसमें कम से कम हमारे पास 300 लोग ऐसे निकल के आ जाएंगे जिन्होंने बोला कि क्यों लगे इसके चक्कर में, पैसे कमाने पे ध्यान दो।
अच्छा, पैसे कमाने पे ध्यान दो, जो तुम्हारी एज पैसे कमाने की है, ना कि किसी चीजों पे लगो तुम लगे हो सुरक्षा कवच जनहित के लिए कर रहे हैं, अच्छी चीज है, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके पैसे पे लाओ कि रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, या फिर वो वाला रेवेन्यू नहीं, आप प्रोजेक्ट से आप रेवेन्यू कमाओ, आप में नॉलेज है आप, पैसे पे हाँ मतलब आप कुछ गैम्बलिंग साइट्स वगैरह करो, या फिर बहुत से ऐसी चीजें हैं जो आप करो, पैसे कमाओ। करेक्ट। हाँ। तो आपका क्या जवाब है जब आपको लोग ये बोलते हैं कि आप हाँ, पैसे पे हम फोकस करो, करेंगे। जनहित में ध्यान ना दो, करेंगे तो आप करेंगे क्या जवाब देंगे? करेंगे करेंगे, बस हमें एक ही रहते, करेंगे। आपने बहुत सही बाकी बात करना वही है जो मन करे। आप फाइनेंस करिए, हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। फाइनेंस करिए, हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। करेक्ट, बिल्कुल सही वो बात, फाइनेंस नहीं करते, हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। बेसिकली ये चीजें बहुत गंदी है इनिशियली, क्योंकि अगर एक बार फंस गए केस वेस में या इन सब चीजों में तो फिर जिंदगी निकल जाती है। हमें आंखों देखी चीजें कई कई की तो आज तक छोटे मोटे केस चले, पूरी जिंदगी निकल गई। अगर मैं आपको पूरी अपनी टीम का इंट्रोडक्शन दूं ना, तो हमारी मोस्टली पूरी टीम आपको या तो अंडर ग्रेजुएट्स मिलेंगी, वो भी बच्चे हो, लेकिन आप टीम से आप एक बार हमारे मिलेंगे ना, तो आपको पता चलेगा वो टीम कितनी इनोवेटिव है। इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है कि आप ग्रेजुएट ही होके आओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि यंग एज में हम ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव माइंड के होते हैं, क्योंकि हमारे एनर्जी जो पास- होती है ना हाँ। हमारे अंदर वो अलग होती है। हमारी टीम में तो कुछ तो नाबालिग है, बिलोट हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं नहीं, है। वही बता रहा है कि एज सिर्फ एक नंबर होती है। नंबर है, हाँ। एज डजंट मैटर। ज्यादा जो हमारे अंदर एनर्जी है वो यंग एज में ही होती है। हाँ। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है फिर थोड़ा सा लेजीनेस आ जाती है हमारे अंदर। तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी सुरक्षा कवच के बारे में। जैसे हमने बात करी कि आप लोग एक जनहित के लिए काम कर रहे हो, तो वो काम है क्या और वो क्या कितना हेल्पफुल है वुमेन्स के लिए? बेसिकली जो अभी एग्जिस्टिंग सर्विसेज है ना, सिक्योरिटी सर्विसेज, उनके बहुत सी लिमिटेशंस है। जैसे कि कॉल ना लगना, कॉल बिजी आना, बहुत जो प्रोसीजर रहता है बहुत लंबा रहता है। इस बीच ये रहता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स को हमें सबसे ज्यादा जरूरत उनकी रहती है, लेकिन उन्हें ये चीज नोटिफाई नहीं हो पाती कि हमें उनकी ज्यादा जरूरत है। तो इस सारी लिमिटेशन को तोड़ के हम एक सॉल्यूशन लाए हैं, सुरक्षा कवच। तो एग्जैक्टली जो मैं सुरक्षा कवच की हम बात कर रहे हैं उसमें आपको ही बताया अभिषेक ने, कुछ लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशन इस तरीके से है कि जब भी कोई इमरजेंसी होती तो हम चाहते कि क्या करेंगे, उस टाइम हमारे मन में यही आता कि या तो हम कोई भी या तो हम ऑफिशियल्स को कॉल कर पाए, है ना, जो सिक्योरिटी सर्विसेज है वहां पे इन्फॉर्म कर दें, या फिर हम अपने फैमिली मेंबर्स और लव्ड वन से उन्हें बता पाए। लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली बिना किसी बीच में हम डायरेक्टली कर पाए? नहीं है हमारे पास। तो उन चीजों को देखते हुए हमने सुरक्षा कवच इस तरीके से डिजाइन किया। सिंपली आपको कोई भी इमरजेंसी है, आपने ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, आप जैसे ही एसओएस ग्रांट करेंगे वो नियर बाय पुलिस स्टेशन ऑटोमेटिक फैच करके उधर पहुंचा देगा विद लाइव लोकेशन। और साथ ही साथ में जो भी आपने फैमिली मेंबर्स मैक्स टू मैक्स आप कोई भी 10 कनेक्ट कर पाएंगे, उनके पास रेड अलर्ट पहुंचा देगा विद लाइव लोकेशन। और साथ ही साथ आपके मल्टीमीडिया का एक्सेस, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ही आपका एसएस ग्रांट होगा वो आपका इमेजेस और ऑडियो अपने आप कैप्चर करने लगेगा, जो भी नियर बाय पुलिस स्टेशन ऑटोमेटिकली पहुंचाएगा। और साथ ही साथ जो फैमिली मेंबर्स उनके पास। और जो सुरक्षा कवच है इसकी हमारी यूएसपी में आपको बताऊं, ये ऑफलाइन फंक्शनैलिटी में भी काम करता है। अगर ऑफलाइन फंक्शनैलिटी इन द सेंस के बहुत से एरियाज हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, या फिर हम ऐसी सीन्स में जब इमरजेंसी होती है हम कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमारा इंटरनेट सही नहीं था या फिर नेट ऑफ था, कुछ भी ऐसा नहीं दे सकते। एज अ वुमेन आप भी ये चीजें डे टू डे लाइफ में फेस करती हो कि आपको इतना टाइम नहीं रहता होगा कि आप ये चेक करें कि आपका इंटरनेट ओपन है या नहीं है, या फिर आपका इंटरनेट सिग्नल 4G 5G 2G क्या आ रहा, और ये सिचुएशन है ना? कब आ जाए हमें नहीं पता। आपको भी नहीं पता ना हमें पता, एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता। और जरूरी नहीं है कि ये चीज सिर्फ लड़कियां ही फेस करती है, लड़के हुए, मिड एज के हुए, स्टूडेंट्स हुए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम कॉलेज लाइफ में बच्चे वो नहीं बता पाते इमरजेंसी के टाइम पे, लेकिन उनके साथ बहुत कुछ भी हो जाता। उस टाइम पे भी आप सुरक्षा कवच की हेल्प ले सकते हैं। या फिर देखो सिंपली चीज ऐसी है कि आपने कर दिया कनेक्ट, आपको ऑटोमेटिकली एडर। अब होता क्या है कि चलो पुलिस स्टेशन में गया, अगर वो लोग नहीं ले पाए एक्शन, तो उस सीन में लड़की के फैमिली मेंबर्स के पास या फिर लड़के के फैमिली मेंबर्स के पास एक अलर्ट पहुंच गया, तो वो भी एक इन्फॉर्म है, तो वो भी उसी टाइम पे एक एक्शन ले सकते कि कुछ ना कुछ उस व्यक्ति के पास पहुंच के, और उनके पास उस बच्चे का या फिर बच्ची का लाइव लोकेशन के साथ साथ उसका मल्टीमीडिया एक्सेस भी है, जिसके थ्रू प्रॉपरली देख पाएंगे एग्जैक्टली क्या हुआ क्या था या क्या सीन है, उसकी वॉइस। मल्टीमीडिया एक्सेस से मैं थोड़ा समझी, मतलब कि फोटोज क्लिक जैसे ही आपका एसओएस ग्रांट हुआ वो ऑटोमेटिकली आपका फोन इमेजेस कैप्चर करेगा, हर 30 सेकंड में नए नए इमेजेस और ऑडियो क्लिप्स, हाँ वो आपके ऑटोमेटिकली शेयर होने लगेंगे। जब तक आपका एसओएस टिकट ऑफ नहीं होगा तब तक ये काम होता रहेगा, है ना। और साथ ही साथ में होगा क्या इसमें ऑफलाइन फंक्शनलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि एरियाज में हमें नहीं पता किस एरियाज में कब प्रॉब्लम हो जाए, उधर इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी हो,
तो हमारा ऐप इतना केपेबल है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी लो से लो होने पे या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफ तो ऑफलाइन फंक्शनलिटी पे भी प्रॉपर काम करेगा। जो हमने R&D पे इतना टाइम दिया तो वो इन्हीं सब चीजों पे दिया। या फिर कभी कभी सीन ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल आप बोलोगे मैं एक लड़की हूँ, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं रहा कि मैं अपने पॉकेट से या फिर अपने वॉलेट से या फिर अपने बैग से फोन निकाल के मैं कॉल कर पाऊँ। आप बोलते हो कि मेरा ऐप करो ये करो, मेरे पास नहीं है इतना टाइम कि मैं कोई भी किसी को कॉल भी कर पाऊँ फैमिली मेंबर्स को, या फिर मैं कुछ भी कर पाऊँ प्रॉपर वे में ऐप खोल के भी। तो उस चीज में हम लोगों ने इसमें मशीन लर्निंग के थ्रू वॉइस कमांड फीचर भी रखा है। सिंपली आप कोई भी अपना प्री डिफाइंड वॉइस कमांड डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कंफर्ट लगता है आपको कि प्लीज हेल्प मी, तो आप जैसे ही प्लीज हेल्प मी बोलेंगे ऐप जैसे उसे डिटेक्ट करेगा वो ऑटोमेटिकली SOS रेज कर देगा। जैसे मैंने बोला प्लीज हेल्प मी वो एक्टिवेट, वो आपके ऊपर कंफर्ट है। जैसे आप कंफर्टेबल है प्लीज हेल्प मी में, मैं कंफर्टेबल हूँ प्लीज अभिषेक हेल्प मी, कोई भी आप डाल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं हरे रामा हरे कृष्णा, वो जैसे ही हरे रामा हरे कृष्णा सुनेगा वो ऑटोमेटिकली SOS ग्रांट कर देगा। बेसिकली वो जो SOS ट्रिगरिंग प्रोसेस जो रहता था वो हमने अब इतना इजी कर दिया है कि उसे कोई भी एक्सेस कर पाए। हम सिंपल मैनुअल प्रोसेस को ऑटोमेशन पे लाके छोड़ रहे हैं, क्योंकि इमरजेंसी पे मैनुअली हम कुछ काम नहीं कर सकते कि हम आपसे बोले कि आप ये करो वो करो। सबको पता है इमरजेंसी के टाइम उन्हें पता है कि सो एंड सो इस नंबर पे कॉल करेंगे तो हमें ये रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन उस टाइम पे हमें पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम कर पाए। और जब भी कोई इंसिडेंट होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बोलता हूँ एग्जांपल के साथ, जो कोलकाता में अभी वो केस हुआ था, अगर उस सिचुएशन में उस लड़की के हाथ में या फिर जो भी वो थे उनके पास अगर सुरक्षा कवच होता, उस इंसिडेंट जब हुआ होता, अगर उसने SOS ग्रांट कर चुके होते वो, तो हमारे पास उनका मल्टीमीडिया एक्सेस होता। उस विक्टिम को ढूंढने में हम चलो उस व्यक्ति को नहीं बचा पाते, कितने लोग, हाँ क्या था क्या सीन एग्जैक्टली वहां हुआ, या फिर जो अलर्ट उस टाइम पहुंचता तो उनके फैमिली मेंबर्स को एट द टाइम पता चलता व्यक्ति है कहाँ। उसके ऑडियो क्लिप्स के थ्रू वो प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेट कर पा रही थी वो व्यक्ति की एग्जैक्टली वहां हो क्या रहा, सीन क्या है। तो हम बहुत जगहों पे चीज आई थी कि बहुत सारे लोग थे, लेकिन लोग कहना क्या था कि केवल एक इंसान था। वो चीजें हम लोग नहीं कर पाते जो हमारे पे एज अ प्रूफ भी काम करेगा। वहाँ पे हमें पता चल सकता था कि इतनी सारे लोगों की वॉइस है, तो मतलब इतने लोग वहाँ पे। हम तो पूरी कोशिश ये करेंगे कि ऐसा ना हो कि हम इंसिडेंट के बाद किसी व्यक्ति को जस्टिस दिलाने में हम इस चीज से हेल्प नहीं। हमारा मेन काम है कि हम 80% हमारी प्रोबेबिलिटी कि हम सिचुएशन से पहले ही व्यक्ति को हम ऐसा वो करें कि उसके पास सुरक्षा कवच है, तो वो बिना बेझिझक, उसे पता है कि पॉकेट में फोन है, दूसरे व्यक्ति को बिना अलर्ट पहुंचाए हम वॉइस कमांड के थ्रू ही हम तुरंत अपने पॉकेट से ही अलर्ट भेज सकते हैं। इतना व्यक्ति के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए सुरक्षा कवच को लेके। ये कॉन्फिडेंस हमें तभी आएगा जब गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरत, जो आप कह रहे हैं, सुरक्षा कवच की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड मुझे बहुत खुशी एंड प्राउड फील हो रहा है कि आप लोगों के साथ मेरा ये इतना अच्छा पॉडकास्ट हो रहा है। तो ये जो सुरक्षा कवच है ये अभी कब तक लॉन्च हो जाएगा, कब तक आ जाएगा ये मार्केट? हम लोग इसे लॉन्च नवंबर के एंड वीक तक सोच रहे हैं, 3rd या 4th वीक तक, ताकि सारे फीचर्स जो है वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए और जो भी डिजाइन है वो अच्छी तरीके से उसमें। हम अभी क्या चाह रहे हैं कि हम टेस्टिंग के लिए अपनी खुद की सिटी झांसी से ही हम लॉन्च करें, जिससे हमें कुछ उसमें रिव्यूज भी मिले। और ऐसा नहीं है, हम भी झांसी से भी हम यही बोलेंगे झांसी के लोगों से कि अगर उसमें कुछ भी लॉन्च के बाद छोटे छोटे बग्स रहे तो आप वो हमें बताएं कि हम जब उसे स्टेट लेवल पे सेंट्रल लेवल पे लॉन्च करें एट द टाइम उन बग्स को हम फिक्स कर पाए। तो हम सबसे यही चाहेंगे एज अ टेस्टिमोनियल्स इस प्रोजेक्ट को आप यूज करें, बढ़िया आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप बताएं, उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सुरक्षा कवच हमें प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर ऐप स्टोर आपको दोनों पे। हम सभी को रिकमेंड करेंगे कि जरूर जरूर ये डाउनलोड करें, और सिर्फ लड़कियां ही क्यों, वुमेन्स ही क्यों, बच्चे और मैन सभी को नहीं, हम सभी को टारगेट कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ वुमेन्स को टारगेट कर रहे हैं, बच्चों को कर रहे हैं या बड़ों को कर रहे हैं, हम सबको टारगेट कर रहे हैं। जब हम शब्द बोलते हैं ना कि इमरजेंसी, वो किसी के साथ भी हो सकती है, हम ऐसा स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये स्पेसिफाइड जेंडर के साथ ये है नहीं कर सकते हमको, इसीलिए हम सभी को लेके चल रहे हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं। इमरजेंसी कभी ना जेंडर देख के आती, ना जात पात देख के आती कि आप हिंदू है आप मुस्लिम है, सबके लिए है। तो चीजें हम उस हिसाब से लेके चले। ऐसा देख के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे कि आपकी क्या अचीवमेंट्स रही है। मैंने सुना है कि शायद अभी गूगल के ऑफिस में भी आप गए थे, तो वहाँ का कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका? रिसेंटली हमें गूगल इनवाइट किया गया था, वहाँ गूगल क्लाउड इंडिया, गूगल क्लाउड के डायरेक्टर थे जिनसे हमारी मीटिंग थी। तो उन्हें प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट था, कुछ डील्स हुई हैं, कुछ हमें ऑफर्स भी मिले, तो वो हम डायरेक्टली तो नहीं बता सकते हैं कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन हाँ उन्हें प्रोजेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है। और इन फ्यूचर हम जेमिनाई के साथ इस ऐप को लाके एक बड़ा ऐप लाएंगे प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर AI मॉडल पे ऐसे हम प्रॉपर रन कराना चाहेंगे कि फुली ऑटोमेशन हो, चीजें वो पहले ही प्रेडिक्ट करके ऑटोमेशन तरीके से काम करें।
एंड और कुछ और आप अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहें जो आपने अचीव किए? मेरे नाम पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, वर्ल्ड यंगेस्ट सीईओ का, Great. जो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड है, जो मैंने दैट टाइम जब मैं 16 साल का था तब ये रिकॉर्ड मैंने अचीव किया था। और इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस में भी मैं विनर रह चुका हूँ ना। और शायद हमारा पहला अचीवमेंट हम यही मानेंगे कि चीज़ें हमें नहीं पता था कि हम लोग इतना पब्लिसिटी भी गेन करेंगे कभी। शायद अगर उस दिन वो हमें पब्लिसिटी नहीं मिलती या फिर हमें इतना मोटिवेशन उन चीज़ों से तभी मिली जब हमें पता चला, न्यूज़पेपर में हम आया। उसके बाद हमें थोड़ा अच्छा लगा कि हम इस प्रोजेक्ट को और लंबा लेके जाएं। तो एक छोटा सा इंसिडेंट ही मैं आपको बताऊं कि जो हमारे झांसी के पहले डीएम साहब थे, आंध्रा वामसी जी, उन्होंने हमें इनवाइट किया था। उन्हें किसी के थ्रू पता चला था कि झांसी के कुछ है नगरी का, वो ऐसे ऐसे कुछ कर, तो उन्होंने हमें रात के टाइम इनवाइट किया था। तो उस मीटिंग में उन्हें मैंने अपना प्रोजेक्ट, जब वो बहुत छोटा एक प्रोजेक्ट था, चीजें हम डिसाइड करेंगे आज तो, हाँ एक कॉन्सेप्ट ही आप समझ सकते, तब हमने उन्हें बताया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने तुरंत न्यूज़पेपर वालों को बुला के, हमारा दूसरे दिन ही हमें पब्लिश हो गया था न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण में पहली बार आया। और मैं उन्हें भी बहुत थैंकफुल रहूंगा जिन्होंने वो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल लिखा, शायद मुझे पता चला कि वो अब नहीं रहे, उन्हें किसी कारण बस अब उनकी एक्सपायर हो चुके वो, लेकिन उन्होंने जो टाइटल लिखा था वो टाइटल आज भी जब आप किसी से बोलेंगे ना, उन्होंने टाइटल लिखा था, दूर रहकर भी आंखों के सामने रहेगी बिटिया रानी। तो वो टाइटल शायद कोई स्क्रिप्टेड नहीं था कि उन्होंने ना हमसे पूछा ना उन्होंने, खुद उनके मन में आया। तो वो टाइटल से हमें बहुत रिकॉग्नाइजेशन मिला था। और उसके बाद धीरे धीरे मोटिवेशन आई। वो हमारा पहला न्यूज़पेपर कवरेज था। फिर तो बहुत से न्यूज़पेपर उसमें भी आए, कुछ चीजें बिगड़ी, संभली, ड्रॉबैक भी आए हम लोगों के, मतलब बहुत सीन्स आए फिर, लेकिन वापस यहाँ बैठे। काफी अच्छा लग रहा है हमें सोशल कवरेज के बारे में बात करते हुए। एक कुछ आपकी जर्नी का कुछ इंसिडेंट के बारे में हम जानना चाहेंगे, कोई भी इंसिडेंट अगर आप बता सकें। तो आप कैसे इंसिडेंट जानना चाहेंगे? थोड़े फनी इंसिडेंट या फिर हमारी स्ट्रगल लाइफ के जानना चाहेंगे? स्ट्रगल लाइफ, फनी, सीरियस, जो भी आपको लगता है कि ये हम शेयर कर सकते हैं वो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। देखिए, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब हम थे 15-16 साल के, तो चीजें हम इतना जानते नहीं थे। हम लोग के दिल्ली दौरे, जब मैं कृष्णा के साथ जाया करता, दिल्ली दौरे हमारे लगना शुरू हो गए थे 15-16 साल की एज में। हम मीटिंग्स के लिए जाया करते थे। तो ऐसे ही हमें एक मीटिंग के लिए जाना था, हमें अपने प्रोजेक्ट को लेकर, सुरक्षा कवच के लिए हमें मीटिंग थी कि हमें उन्हें प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेट करना था। एक इन्वेस्टर ही समझ लो उन्होंने बुलाया था, मैं गुड़गांव में। तो हम कृष्णा के साथ तो उस टाइम कोविड टाइम था, तो रिजर्वेशन मिलते बहुत ही कम थे। आपकी फैमिली वालों ने अलाउ किया था आपको? फैमिली जितनी हमारी सपोर्टिंग है, शायद उतनी सबकी फैमिली सपोर्टिंग हो जाए ना, तो यूनिकॉर्न झांसी से क्या, हर कोने कोने से निकलेंगे। तो फिर ऐसे ही डिसाइड हुआ कि हम लोग सुबह की ट्रेन पकड़ता था मैं, निजामुद्दीन जबलपुर एक ट्रेन चलती, जो 4 बजे यहाँ से चलती थी और 11 बजे हम लोग पहुंचा करते थे। तो रिजर्वेशन मिला नहीं करते थे, ठीक है। तो सर्दियों का टाइम था, दिल्ली की सर्दी आपको पता है कड़ाकेदार, और बुंदेलखंड में भी सर्दी बहुत जबरदस्त पड़ती है। तो बढ़िया हम कृष्णा बढ़िया निकले जाने के लिए। तो पता नहीं क्या हुआ सीन, मेरा पेट एकदम दर्द हुआ, तो रिजर्वेशन नहीं मिले थे। तो 2S में भी उस टाइम रिजर्वेशन, 2S मतलब जनरल, उसमें भी रिजर्वेशन होते थे। तो हमें रिजर्वेशन सीट अब सोने की तो मिलती ना, पेट दर्द होना मेरा शुरू हुआ जैसे दतिया निकले, ठीक है। तो वो पेट दर्द हुआ, तो जनरल के आपने कोच में देखा हो तो उसमें बैग रखने का होता है ऊपर, ना कि सोने का होता है ना। तो अब उस पर मैं लेटा, अब मुझे पेट में इतना दर्द हो रहा, मैं बेहोशी हालत में हूँ एकदम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पेट दर्द के आगे कि मेरा क्या है कैसा है। और सवेरे 4 बजे की मैं ट्रेन से निकला हूँ, जो मुझे 11 बजे पहुंचाएगी। मुझे अब ये दिख रहा है मैं वहां पहुंचूं और कुछ ना कुछ आगे का करूं या फिर खाऊं पीऊं, कुछ भी मैंने खाया पिया भी नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, सर्दी का टाइम, मुझे सर्दी भी लग रही है और पेट में लग रहा है। तो मैंने कृष्णा को अपने ऊपर लिटा लिया, ठीक है। तो कृष्णा मेरे ऊपर लेट के हम लोग पूरे रास्ते गए, है ना। तो वो पेट का दर्द थोड़ा रही, अब वो बेहोशी हालत में हम जैसे तैसे पहुंचे, वहां से कैब वगैरह करके हम गुड़गांव पहुंचे। गुड़गांव पहुंचते ही शायद कुछ भी खाया पिया नहीं हमने कि भाई चलो मीटिंग है हमारी 2 बजे, ट्रेन उस दिन ट्रेन भी लेट हुई। अब दवाई वगैरह खा के, छोटा सा एक बर्गर खा के मैंने दवाई खा ली। अब वो कृष्णा अभी भी भूखा, मैंने उसे नहीं खाने दिया कि वो कहूँगी ज्यादा खाने वाला व्यक्ति, मैंने उसे नहीं खाने दिया। तो अब जैसे तैसे हम ऑफिस पहुंचे उनके, वो व्यक्ति को थोड़ा भी, अब चाहे क्या गया वो उनका, ठीक है। हम बैठे रहे ऑफिस में, बैठे रहे, टाइम कटता गया। मैं सोचा, डिसाइड भी कर गए थे कि रात में लौट जाए, ना कामों का, होटल का खर्चा होगा। स्टार्टअप है उस टाइम तो थोड़े फिर भी बहुत पॉकेट ढीली रहती, हाँ। तो बहुत वो भी था कि कहाँ रुकेंगे, हम लोग पहाड़गंज में रुकते थे, होटल है नित्य महारानी, तो हम लोग का ऑफिशियल होटल ही मान लो आप। अच्छा। हमारी सारी मीटिंग्स के लिए वहीं जाते हैं। हाँ, अब तो हम लोग नोएडा में ही रहने लगे। तो अब क्या करें, बैठे रहे। वो व्यक्ति, हमें पता कि हम सुबह कितने स्ट्रगल से हम कैसे कैसे यहाँ आए, एक अन्न का निवाला नहीं खाया हमने,
और दूसरे साथ में वो भी परेशान। अब 5 बज गए 6 बज गए, उस व्यक्ति ने सिर्फ इतना बोला, अरे यार हम ये मीटिंग कॉल पे भी कर लेते हैं। शायद हमारा कॉल पे पहले डिस्कस हो चुका था, तो उन्होंने बोला अरे कॉल पे नहीं यार, आप सामने से मिलो, ज्यादा इंटरेक्शन होगा। उन्होंने बोला अरे ये तो चीज हम कॉल पे कर ले रहे हैं, हम एक काम करते कल हम कॉल पे करते, आप लोग निकल जाए। अब क्या कर सकते थे हम झांसी से हाँ, इतनी दूर तो आए। ये चीज शायद हमारे साथ बहुत बार हो चुकी कि हम बैठ के आ गए। हमने आपको एक स्टोरी और बताई थी कि मिनिस्ट्री में हायर ऑफिसर थे, उन्होंने ऐसे बोल दिया। तो मतलब बहुत बार ऐसा हुआ, और शायद हर स्टार्टअप को ये चीज फेस करना पड़ती है। होता क्या है ना, प्रॉब्लम्स व्यक्ति या तो स्टार्टिंग में देखता है या बाद में देखता। हम ये बहुत भगवान के शुक्रिया करते हैं कि भगवान ने हमें पहले चीजें दिखा दी, तो शायद हमारा बाद में सारा एकदम फ्लो में जाएगा। क्योंकि हमें बिल्कुल एकदम भगवान ने फ्लो पे भी लाए थे, और थोड़ा एकदम डाउनफॉल में लाए, बेटे थम जा, थोड़ा आराम से चलो, धीरे धीरे करे काम। तो हमें फाइनेंशियल समझ में भी आया कि फाइनेंस मैनेज कैसे है। शुरुआत में फाइनेंस, अब 16 साल के बच्चे, जहाँ प्रोजेक्ट्स होना, बच्चे अमाउंट मिल रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बढ़िया मस्त, इस टाइम में बच्चे अपना हाँ, एंजॉय करने तो हम लोग भी शायद उस वे में जाने लगे थे, या फिर शायद हम लोग भगवान के उससे हम लोग उन वे में नहीं जा पाए प्रॉपर वे में। फिर भगवान ने एक लूप लाया कि आप नीचे आ जाओ थोड़े से, फिर वो एक फ्लो। तो अब हम बोलेंगे कि हम फाइनेंस बढ़िया से मैनेज कर सकते हैं। 19 साल की एज में मैं फाइनेंस मैनेज आपको प्रॉपर कर लूंगा, और खुद के मैं एक रुपए का मैं हिसाब आपको कर सकता हूँ। इतनी पहले पहाड़ा में रखते थे, हम नोएडा में रखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोगों का स्टेटस बढ़ गया। अब ये बात है कि जब कोई सक्सेस धीरे धीरे करके आती है ना, हाँ। वो बेटर रहती है कि आप एकदम से सक्सेस में, तो वो रुकती भी ज्यादा देर तक है। बिल्कुल। तो हम सबको यही सजेशन देंगे कि जब आपको सक्सेस मिले तो थोड़ा थम जाओ, आगे का आपको नहीं पता, आगे कब क्या हो धीरे-धीरे जाए। step तो by आपका step और हमारा स्टार्टअप भी है, हमें नहीं पता कब तक है, चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। बिल्कुल। तो सीन वही है हमारा। हमें स्टार्टअप में अपने वो होने चाहिए कि पेशेंस तो होने चाहिए कि हम बोले कि हमें 3 साल हो गए, हम R&D करते जा रहे हैं। अब किसी को क्या पता हम सालों से लगे, और दूसरा व्यक्ति एक बार में बोल देता। हमें रिसेंटली एक ने बोल दिया कि अरे अगर किसी का फोन ही कोई फेंक दे फिर क्या करोगे। अरे तो अब आप बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। तो वो दूसरे व्यक्ति को हम क्या समझाएं कि हम इतने सालों से इसमें मेहनत कर रहे हैं, हमने इतनी R&D करी, तो क्या हमने इस चीज पे नहीं सोचा हुआ। लेकिन आप एक बता लो कि आप बोलो किसी ने कॉल ही नहीं कर पाया, तो हम कैसे किसी को प्रॉब्लम उसकी सॉल्व कर पाए। आप बोलो कि हम SOS भी ग्रांट नहीं करें, कुछ भी नहीं करें, तो हम एडवर्टाइज टीम कुछ ना होने से अच्छा कुछ तो है सॉल्यूशन। तो वो चीज तो हम हर किसी को नहीं समझा सकते। लेकिन एक चीज है मेरी कि मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर पाता, कि दूसरा व्यक्ति बोले तो बड़े फीडबैक फॉर्म में लेके बस ठीक है। और कोई व्यक्ति आता भी हमारे पास तो हम वो नहीं कर पाते कि हाँ जो चीज हम कर चुके तो हम आपको शायद शेयर नहीं करें। अभी बहुत स्टार्टअप्स हैं तो वो साथ में हम लोग हो रहे हैं, तो उनसे हम नहीं कर पाते। सबका अपनी अपनी राय है, सबके अपने अपने विचार है। बेसिकली कुछ किसी भी चीज को हम डेवलप्ड नहीं कह सकते, डेवलपिंग कह सकते है ना, क्योंकि डेवलप्ड कहेंगे तो उसके कोई ना कोई लूप्स निकलेंगे, कोई ना कोई क्रॉस क्वेश्चंस निकलेंगे। तो इसीलिए हर चीज को हम डेवलपिंग ही बोलते हैं। और सुरक्षा कवच भी वो इम्प्रूवमेंट हमेशा चलता ही रहता है। टेक एक ऐसी चीज है कि आप बड़ी से बड़ी कंपनी भी ले लो, चाहे एप्पल बोल लो, चाहे गूगल बोल लो, वो अपना इम्प्लीमेंटेशन R&D टीम प्रॉपर अलग क्यों बनाती, क्योंकि उन पे उनका काम चलता रहे। कभी एप्पल ने ऐसा बोला कि बस डेड एंड, बस इसके आगे अब एप्पल नहीं जाएगा या फिर गूगल बजट नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। जब वो लगे तो हम फिर कौन होते हैं जब हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, फीचर्स आते हैं डे बाय डे अपग्रेड, हमें फीडबैक पता चलता है क्या बग्स आ रहे हैं। और हम ये भी नहीं बोल सकते कि हम ये भी कमिट नहीं करेंगे। हमने एक चीज ये भी बोला कि टेस्टिंग के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं, तो हम सबसे ये चाहेंगे सब हमें फीडबैक दे, जो बग्स है आप बताएं हमें। आप बग्स बताएंगे तो बड़ी खुशी होगी कि वो बग्स हम जब नेशनल लेवल पे लॉन्च करें तो उसमें झांसी का नाम ना हो खराब, की झांसी किसी में, तो आप करेंगे इसमें सपोर्ट तो हमारे लिए भी यूजफुल। शायद जब वो लॉन्च हो तो आप भी बड़े गर्व से कह पाएंगे कि झांसी का कोई स्टार्टअप है जो गवर्नमेंट। तो काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा है इस बात पे कि आप लोग इतनी कम एज में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है ये। तो जब आपने स्टार्ट करने के बारे में सोचा तो आपको कहीं ना कहीं माइंड में ये तो आया होगा कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि हर यूथ को आता है, जब भी वो सोचते जरूर है, हर किसी के माइंड में आइडिया होता है कि हमें ये करना है वो करना है, बट दिक्कत आती है स्टार्ट कैसे करें और फाइनेंस कैसे मैनेज होगी, करेक्ट। तो आपने कैसे शुरुआत करी, कैसे आपने फाइनेंस को मैनेज किया, कैसे चीजें आपकी? मैं आपको एक टू बी वेरी ऑनेस्ट में एक चीज बताऊं, है क्या प्रॉब्लम अभी का कि सबको ऐसा लगता है कि बिना पैसे स्टार्टअप कुछ है ही नहीं है। वो जब तक उन्हें पैसे नहीं देखते तो वो सोचते कि हम R&D भी ना करें, है ना, कि हम रिसर्च भी ना करें ना डेवलपमेंट करें। हाँ। तो वो क्या करते हैं अपनी फैमिली को प्रेशराइज करते हैं कि नहीं मुझे बिजनेस करना है, नहीं मैं ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं करूंगा, नहीं मैं स्टार्टअप करूंगा। कभी पता किसी का ये नहीं होना चाहिए कि हम कभी जॉब ही नहीं करेंगे।
शायद हम भी कभी ये चीज ना बोले। मैं भी अभी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, हम लोग 3rd ईयर स्टूडेंट हम लोग बीटेक के। तो हमारे मुंह से भी कभी ये नहीं निकलता कि हम ये कि कभी हम जॉब ही नहीं करेंगे, हम स्टार्टअप करें, शायद मेरा स्टेटस खराब हो जाएगा, मैं कहीं 5 लोगों को सब नीचे रखा के काम करता था, आज वो लोग मेरे। तो ऐसा नहीं। तो जब हमने स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया था कि $25 की पेमेंट रिक्वायर्ड थी, तो हमने दादी से लिए थे। तो वो पहली बार अमाउंट था। पहली चीज तो है कि आप ट्रस्ट बिल्ड आप अपने घर पे ही करो। जब आप फैमिली को ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे फैमिली के, तो इन्वेस्टर के सामने आप कैसे करोगे? इन्वेस्टर या फिर आप अपने क्लाइंट्स के सामने कैसे करोगे, है ना? पहली तो मेन चीज वही हो गई। तो फैमिली को जब आप कन्विंस नहीं कर, लोग बोलते फैमिली कन्विंस नहीं हो रही। जब फैमिली कन्विंस नहीं कर पा रहे आप, जिनके साथ आप बचपन से रहे, आपने इतने साल बिताए, 17-18 साल जो भी आपके सोच, तो आप किसी क्लाइंट को कैसे कर लेंगे जो आपसे 5 मिनट पहले ही मिला? तो पहली तो चीज वही, आपकी अगर चीज सही है, आप कुछ गलत उस पर है, फैमिली करती है सपोर्ट, जब तक उन्हें ऐसा नहीं लगता कि आपकी पढ़ाई में नुकसान नहीं हो रहा। हमारे संग भी यही हुआ। हाँ, हमारे संग भी यही हुआ। जब घर वालों को लगा ये गलत चीजों में नहीं जा रहा, पढ़ाई भी खराब नहीं हो रही, पढ़ाई में भी अच्छा रिजल्ट, मैं कोई बिलो एवरेज स्टूडेंट नहीं हूँ, बढ़िया मीडियम स्टूडेंट हूँ। एक टाइम पे अच्छे भी मार्क्स वगैरह आते थे। अभी इंजीनियरिंग में थोड़ा सा डामाडोल हो गए। हाँ, एक टाइम पे आते थे, एक टाइम मतलब वो 12th तक के बढ़िया, जो मेंस वगैरह एग्जाम थी उसमें बढ़िया रहे, सीयूटी में। फिर धीरे धीरे अब वो कॉलेज टाइम में, वो तो बीटेक की सबकी नैया पार है। तो है क्या कि सबको ऐसा लगता है कि नहीं पैसे ही फैमिली। तो जब हमने स्टार्ट किया तो वो $25 ही एकमात्र ऐसा अमाउंट था जो हमने फैमिली से कहा था कि हाँ कुछ आप हमें ऐसा अमाउंट दो कि जो हमें रिक्वायर्ड है ना। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हमने खुद तो कुछ प्रोजेक्ट्स भी करे, जब हमें समझ में आने लगा कि ऐसे ऐसे कुछ होता। अब हम किसी से बोले कि नहीं हमें काम करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट, तो आप मार्केट में तो जाओ, मार्केट में रिसर्च करो, वहाँ काम की जो रिक्वायरमेंट, जब आप उनका काम करोगे कुछ तो अमाउंट मिलेगा। शुरुआत में फ्री में करो, आप कुछ चीजें अपनी मार्केटिंग करो, जैसे जैसे लोग समझने लगे, ट्रस्ट बिल्ड होने लगेगा, आपको खुद प्रोजेक्ट। तो हमने भी ऐसे ही किया। अब हमें समझ में आने लगे था कि हमें आगे चल के करना क्या, सुरक्षा का समझ में आ गया, हमें सब कुछ करना है, लेकिन उसके लिए हमें अमाउंट चाहिए। फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है कि हम उनसे बोले कि आप हमें 10 लाख की कैपिटल चाहे लोन निकाल के तुझे कहीं से दो, कि हम खुद भी लोन निकाल, हम लोग उतने भी केपेबल नहीं है कि हम बोले कि हम 18 साल से ज्यादा है, 18 साल से नीचे हम लोग बच्चे, कहाँ हमें कोई लोन नहीं देगा, कहाँ दे रहा कोई, मैं किसी से 10,000 रुपये में कोई नहीं देगा। तो इन चीजों पर फिर हमें समझ में आ गया कि हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो नॉलेज थी ही, हमने बताया कि जैसे हमने प्रोजेक्ट्स भी करे, हमने स्कूल में हमारा पहला क्लाइंट रहे, तो ऐसे ही डॉक्टर प्रदीप जैन है जो रामराजा हॉस्पिटल के फाउंडर रह चुके, तो उसमें भी हमने अपने हॉस्पिटल के लिए प्रेजेंट किया था, अपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को। ऐसे हमने बहुत जगह किए, तो हमें क्लाइंट्स मिलने लगे थे। फिर हमने बताया कि हम दिल्ली भी जाने लगे थे, तो धीरे धीरे कनेक्शन बिल्ड होने लगे। तो पहली चीज स्टार्टअप की यही है, स्टार्टअप हो चाहे कोई बिजनेस हो, आप कनेक्शंस बिल्ड करने लगो, दूसरों में आप ट्रस्ट बिल्ड करने लगो, अपना पोर्टफोलियो बनाने लगो, कि आपका पोर्टफोलियो जितना अच्छा बनता जाएगा डे टू डे लाइफ में, आप लोग उतना ही आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे। अब आप बोलो कि आप कोई नए स्टार्टअप कमर हो, आप बोलो डायरेक्टली कि आपको कोई ट्रस्ट करके 10 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दे, ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने टेकएम के साथ भी कुछ प्रोजेक्ट्स करे, तो हम धीरे धीरे करके, शायद हम बोले कि पहली बार में, तो इस बीच एक छोटा सा इंसिडेंट ये भी रहा, हमने पैसे तो अच्छे खासे कमा लिए थे, हम कमाते जा रहे थे कि हाँ एक कैपिटल हम लोगों ने, इतना भी नहीं कहीं बहुत बड़ी कैपिटल, लेकिन हमने एक छोटी कैपिटल जोड़ ली थी अपने प्रोजेक्ट के लिए, लगता जा रहा। हाँ, और हम अपने उसमें कंपनी के एक्सपेंस भी कर रहे थे। हम इतना बोलेंगे कि भगवान ने शायद हमें इतनी थोड़ी सी एक बुद्धि दी है कि कम कैपिटल पे हमें कंपनी रन करने में भगवान ने बड़ी मदद करी हमारी, कि हमें कैसे मदद। तो हमें मेंटरशिप भी अच्छी मिली सभी जगह से, सब जगह से, कि जिन्होंने हमें सही मेंटरशिप दी, हम कैसे क्या करें। तो फैमिली का तो हाँ हम बोलेंगे बहुत है, फैमिली से जो मेंटरशिप मिली, शायद वो टेक्निकल नहीं दे पाया हमें ना, वो बिजनेस प्रोस्पेक्ट से दे पाया, क्योंकि बिजनेस से कोई भी नहीं था सपोर्टिंग, या फिर जो भी एडवाइस फैमिली से इतनी मिली। इसमें हम बोलेंगे फैमिली मेंबर्स में हमारे पापा, दादी, चाचा का बहुत रोल है हमारे घर में, क्योंकि चाचा ही एक ऐसे थे जिन्होंने बीटेक करी थी, जिनके हम लोग एडवाइस में सबसे पहले चाचा ही का लेते थे, और जो थोड़े बहुत फाइनेंस भी लगे तो शायद चाचा ही नहीं हमारी शुरुआत में ही मैनेज करे, शायद वो नहीं करते तो शायद पेंशन इन्फो आज यहाँ भी नहीं होती, है ना। तो धीरे धीरे करके आप कोई ना कोई, ऐसा नहीं बोलेंगे इन्वेस्टमेंट की आप शुरुआत में बोलोगे 10 लाख 20 लाख, तो हमने कैपिटल अपनी करी थी, सुरक्षा कवच के लिए जोड़ी। तो उस बीच ऐसे बोलते कि जब हम कोई पीक पे जाते हैं तो हमें एक फटका लगना भी जरूरी होता है लाइफ में। हर किसी को फटका चाहे शुरुआत में लगता है, किसी को बाद में लगता है, लेकिन लगना जरूरी होता है, तभी हमें चीजें समझ में आती। तो हमें ऐसे ही एक फटका लगा। एक हमारे नोन टू ही थे जिन्होंने हमें प्रोजेक्ट के नाम पे, तो हम सबको ये भी सजेशन देंगे कि आप इन चीजों से बचो, थोड़ी सी पेपर्स पे हम ध्यान दो। हम जिस एज में थे हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, हमने पेपर्स पे इतनी रिसर्च नहीं करी, मैं बोलूंगा उस एज की ही फैक्टर था। अब एक्सपीरियंस इतना है कि शायद
ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं, लेकिन इतना एक्सपीरियंस है कि कोई हमें ऐसे फ्रॉड नहीं कर पाएगा जो हमारे साथ हुआ। मैं सबको तभी अभी बताना चाह रहा कि वो चीज शायद हमें शेयर नहीं करनी चाहिए, फिर भी शेयर कर रहा हूँ। हमारे साथ क्या हुआ कि हमने कैपिटल जोड़ के रखी थी, है ना। अब हमें प्रोजेक्ट्स भी चाहिए थे। अगर ऐसे टाइम में स्टार्टअप्स को हम बोले कि हमें 5 साल का हम जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हमारे पोर्टफोलियो के हिसाब से हमें इतने ही प्रोजेक्ट मिलते थे 3 महीने 6 महीने के। अब अगर कंपनी हमें लॉन्ग टाइम पे रन करना है तो हमें प्रोजेक्ट्स जितने अच्छे मिले, कैपिटल हर कोई चाहेगा ज्यादा से ज्यादा पैसे आए कंपनी में, टर्नओवर ज्यादा हो, जिससे हम अच्छे से ग्रो कर पाए। तो ऐसे ही हमें एक मिले, नोन टू ही थे हमारे नोएडा में, तो उन्होंने हमें बोला कि हम प्रोजेक्ट्स आपको दिलाएंगे। वो यूएस की कोई कॉर्पोरेट कंपनी में कंसल्टेंसी का काम करते थे, ठीक है। तो वो आईटी इंटेलेक्चुअल करके कोई कंपनी थी, आईटी इंटेलेक्चुअल प्राइवेट लिमिटेड, यूएस रजिस्टर्ड थी, ठीक है। तो उन्होंने हमसे बोला कि हम यहाँ पे तुम्हें प्रोजेक्ट्स करवाएंगे। तो वो कंपनी का काम क्या था कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके वो इंडिया की कंपनीज को देते थे। तो हमें ट्रस्ट बिल्ड हुआ, हमें भी लगा कि अगर हमें उन्होंने हमें एक प्रॉमिस किया कि आपको 4-5 साल के लिए बढ़िया प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, आपका इतना इतना रेवेन्यू। तो हमें ऐसा लगा कि अमाउंट तो ठीक है, हमें 4-5 साल तक हम सिक्योर है, तो वो सिक्योर पीरियड में हम अपना प्रोजेक्ट पे भी ध्यान दे पाएंगे, है ना। क्योंकि ऐसा है कि प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना हम किसी इन्वेस्टर से तो ले नहीं रहे, मतलब फुली बूटस्ट्रैप, अभी तक हमें एक ग्रांट भी नहीं लिया हमने। तो हमें फाइनेंस मैनेज करना है और उस एज से हम लोग कर रहे हैं। जब कंपनी 2021 में तो हमने कंपनी करी, उससे पहले से भी हमें फाइनेंस मैनेज करना पड़ रहा। तो हमें कहीं ना कहीं से अमाउंट तो चाहिए था फ्लो। अब 3-3 महीने कभी कभी ऐसा होता था प्रोजेक्ट आते ही नहीं थे, इस वजह से हम उनके साथ एग्री। उस व्यक्ति ने हमसे अमाउंट लेना शुरू करके, इस चीज के लिए अमाउंट लग रहा है, उस चीज के लिए। तो हम लोग समथिंग 10 लाख से ज्यादा रुपए तक हम उन्हें दे चुके थे। हमें नहीं पता कि मैं कैसे उन्हें पैसे देता था। मेरा कोर्ट केस भी चल रहा है झांसी कोर्ट में, तो मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें कैसे पैसे देता था, क्या मेरे दिमाग पे चली। मैं उन्हें पैसे देता जाता था, जो वो मांगता था, मैं ट्रस्ट बिल्ड हो गया था। उन्होंने एक एमओयू भी साइन कराया वहाँ, अच्छा, है ना। वो एमओयू लेकिन एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल आईटी के नाम पे था, इंटेलेक्चुअल आईटी प्राइवेट लिमिटेड, और एक्चुअल में वो कंपनी थी आईटी इंटेलेक्चुअल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रॉड निकला। तो फिर एग्रीमेंट में नाम इधर-उधर कर दिया। फिर जब तक पता चला तो ले के बैठ चुके बिल्कुल। तो उस टाइम मैं गौर सिटी में रहता था, 14वें माले पे रहते थे। तो कुछ थॉट्स ऐसे भी आए कि हम कुछ कर लें, मगर फिर लगा ठीक है। तो फिर उस टाइम बोलूंगा कि पहला कॉल चाचा ही का आया था मैं, फिर उन्हें पता चला तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जैसे तैसे। तो कुछ अमाउंट कंपनी कैपिटल का भी था, कुछ अमाउंट क्रेडिट कार्ड भी स्वाइप करके दिए थे। इसमें क्रेडिट कार्ड पापा का थे, कंपनी के भी थे, जो स्वाइप करके कुछ अमाउंट निकाल के तो हम वो भी देते। शायद पता नहीं दिमाग में क्या चलता था, हम उन्हें वो भी दे दिया करते, मैं वो भी अमाउंट दे। हाँ, तो शायद रिकवर करते करते आज वो 2-2.5 साल पहले की बात, अभी लास्ट 6 महीने पहले हम रिकवर हो पाए, प्रॉपर हो गए हम रिकवर। अब वो व्यक्ति पता नहीं कहाँ होगा, हमें नहीं पता। अब हम वो तो नहीं, कोर्ट केस चल रहा है, जो भी होना होगा जब हो जाएगा। लेकिन हाँ, शायद हम बोलेंगे इतना थोड़ा सा जो 1 साल का बीच में वो आया ना गैप, तो वो इसी वजह से आया। अगर वो नहीं होता तो 1 साल पहले तक बहुत कुछ हो चुका होता, हमने बहुत कैपिटल लूज किया। तो अब हम उस कंडीशन पे आए हैं कि अब हम इंडिविजुअली सिर्फ, अब पैंथर इन्फो का पहला एम सुरक्षा कवच है, जो हम लोग फुली फंडेड सुरक्षा कवच पैंथर इन्फो भी कर रहा है। तो अब हम लोग उसी पे प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं, बाकी किसी दूसरे प्रोजेक्ट में हम लोग दे रहे हैं, लेकिन 20% उन पे, 80% अब पूरा ध्यान सुरक्षा कवच पे है। और जब लॉस का टाइम आया तो फैमिली का कितना क्या सपोर्ट रहा आपको? फैमिली का अगर सपोर्ट नहीं होता तो हम बैठे ही नहीं होते, बिल्कुल सही है ना। पहला कॉल मैंने आपको बताया, फिर धीरे धीरे फैमिली ने प्रॉपर सपोर्ट किया, दोस्तों ने भी प्रॉपर सपोर्ट किया, टीम में बोलूंगा कि जो स्टार्टिंग में थे साथ में आज भी है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति गए, जो साथ में थे सारे हैं साथ में। कुछ लोग चले गए तो वो अपने जो प्रॉपर है आज है प्रॉपर साथ। मैं ज्यादा समझ पाई हूँ कि सुरक्षा कवच पे आपने काफी ज्यादा टाइम दिया है, एंड आपका कभी भी सुरक्षा कवच से उद्देश्य रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है, आपका है कि लोगों के लिए एक सुरक्षा प्लेटफॉर्म बनाना है, जनहित के लिए कुछ। देखिए, अगर हम चाहें ना तो हमें से कोई भी रेवेन्यू मॉडल ला सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन बेसिस पे, लेकिन पता एग्जैक्टली हम जिस मार्केट को ये चीज देना चाह रहे हैं, जिस ऑडियंस को, हम उधर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब मैं बोलूँ कि कोई व्यक्ति मजदूरी करता तो क्या उनकी इमरजेंसी मैटर नहीं करती? क्या उनके बच्चे नहीं है? कि सिर्फ मिडिल क्लास वाले उन्हीं के बच्चे हैं कि आप जो 60-70 हजार रुपए कमाते हो वो तो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति, इंडिया का देखो मैं मार्केट ऐसा, सबको पता है हेलमेट लगाएंगे बच जाएंगे, लेकिन व्यक्ति हेलमेट खरीदता है 400 रुपए का, नहीं खरीदता। तो हम कैसे किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं? या फिर हम उन्हें कैसे बोल सकते हैं कि आप 100 रुपए की मेंबरशिप में आप ये ले लो? तभी हम गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के विनती, आप समझ लो, तभी हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट इसे लॉन्च करे प्रॉपर वे में, तो हमें मार्केट भी मिल पाएगी, रीच भी मिल पाएगा और ट्रस्ट भी बिल्ड हो पाएगा पब्लिकली ना। हमारा एम है, शायद गवर्नमेंट का भी एक एम ऐसा नहीं रहता कि वो मार्केट से अमाउंट को ही रेज करे, तो शायद गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल है। तो गवर्नमेंट
चीजें हमारी समझें, और हम इसे तभी चाह रहे हैं कि स्टेट लेवल पे या सेंटर लेवल पे हम प्रॉपर लेवल पे लॉन्च करें, और इन फ्यूचर हम इसे उन कंट्रीज में भी लेके जाएंगे जिन कंट्रीज में थोड़ा सा SOS सिस्टम लो है, इमरजेंसी सिस्टम उधर पे, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ एशिया की कुछ कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं, हम उधर पे भी जा सकते हैं जहाँ पे इन चीज की रिक्वायरमेंट है। ये बहुत सीरियस कॉज है, जैसे हमने आज तक अभी रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ही नहीं है। रेवेन्यू के लिए हमारे पास और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हम अभी इसके बाद हमारा मोबाइल हेल्थ मार्केट भी जाना हमारा है, और बहुत से वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं। हमने इस प्रोजेक्ट को बहुत सीरियस कॉज से देखा है, और ये कॉज हम मिटाना चाहते हैं। पूरा तो नहीं मिटा सकते, लेकिन हम उसे कम कर सकते हैं, जितना कम कर सकें वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू अभिषेक एंड अभय, आपने अपनी इतना अच्छी जर्नी हमारे साथ शेयर करी, हमें बहुत अच्छा लगा। एंड हम उम्मीद करते हैं और विश करते हैं कि आप लोग और भी ग्रो करें और आपको सक्सेस मिले, एंड सुरक्षा कवच जो आपका प्रोजेक्ट है वो काफ़ी सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो ये था हमारा पॉडकास्ट पैंथर इन्फो हब के साथ। अब अगले संडे हम मिलते हैं एक नए बिजनेस ओनर की नई बिजनेस जर्नी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।